स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी की क्लास सेकंड में। इससे पहले एक क्लास लग चुकी है आपकी और डेमो क्लास भी लगी है आपकी। अब ये सेकंड क्लास है। उम्मीद है आप सभी ने फर्स्ट क्लास के जो टॉपिक आपको बताए, जो क्वेश्चन आपको बताए, कंप्लीट कर लिए होंगे, कंप्लीट याद होंगे जो टॉपिक फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे। आज सेकंड क्लास में हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक याद करेंगे, क्या छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको लगा होगा कि क्लास कम टाइम की हो रही है, लेकिन टाइम बिल्कुल सही है। जैसे ही आपको 12-13 क्वेश्चन कराए जाते हैं तो 12-13 टॉपिक आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। 12-13 टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको 1 घंटे की क्लास कराई जाए और क्वेश्चन काफी ज्यादा कराए जाए तो ज्यादा टॉपिक आपके याद नहीं होंगे। इसलिए हमने आपको 13 या 14 क्वेश्चन कराए एक क्लास में, और ऐसे ही आपको क्लास मिलेगी। आपको जैसे ही क्वेश्चन कराऊं तो पूरा टॉपिक याद कर लेना है, पूरा टॉपिक आपके माइंड में घूमना चाहिए। ऐसा हो जाएगा जब आपकी क्लास लग जाएगी, 20 से 25 क्लास लग जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, टॉपिक वाइज आप याद करेंगे तो ऐसा संभव है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास क्लास को। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताइए इनका ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा इनका। निम्न में से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? बताइए। 74वें संविधान अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए डैश प्रावधान है? बताइए। अब देखिए मनुष्य जो है में 4 कोशिका हृदय होता है, और मेंढक में 3। ये तो ये राइट इसका ऑप्शन है 3। और मछली में 2, मछली में 2, और पक्षी में 4 कोष्ठी हृदय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेंढक। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मेंढक। अब सेकंड क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन 74वें संविधान अधिनियम में ग्रामीण और शहर क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए प्रावधान है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, नगर पंचायत। नगर पंचायत इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और चारों सोल्व करेंगे तो ऐसा आपको लगता है कि सिलेक्शन के नजदीक जा पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन के नजदीक नहीं जा पाएंगे। जब आप क्वेश्चन देखते ही टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब सिलेक्शन के नजदीक जाया जा सकता है। चारों ऑप्शन सोल्व करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल सिलेक्शन से दूर ही जा सकते हैं। क्योंकि चारों टॉपिक, ये चारों जो ऑप्शन है, इनको नहीं देगा, इनको बहुत कम पूछता है, बहुत कम देगा। लेकिन जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछे गए क्वेश्चन है, पढ़िए। निम्न में से कौन सा समजातीय श्रेणी में होता है? यानी समान एक जैसा श्रेणी, समजातीय श्रेणी। तो बताइए। अब पहले देखिए ये जो समूह लगा हुआ है CHO, ये क्रियात्मक समूह CHO, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये एल्डिहाइड है जी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और देखिए ये OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल OH, एल्कोहल। तो ये होता है CO। ये बीच में जो समूह लगा हुआ है आप देख रहे होंगे CO, यहां पर भी अल्कोहल है, यहां पर ये CO लिखे कीटोन होता है। और ये जो समूह होता है COO, ये क्रियात्मक समूह, ये अम्ल होता है। ये अम्ल की पहचान है, ऐसा समझ सकते हैं। तो अब बताइए कौन सा समझाती है, एक जैसा है। अब देखिए यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ अल्कोहल है, तो ये एक जैसे नहीं है, इनको काट दो, ये नहीं हो सकता। ये देखिए ये अल्कोहल है, ये अम्ल है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए ये कीटोन है और ये भी कीटोन है, तो ये हो सकता है, ये राइट है। हो सकता नहीं है, ये है। तो देखिए ये देखिए OH और ये अम्ल, ये ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये याद रखने हैं क्रियात्मक समूह। कुछ और भी लिख लीजिए, और लिख सकते हैं। ये ईथर समूह होता है, ऐसा समूह लगा हुआ होगा तो ईथर होगा, ईथर। और लिखिए ये एस्टर होगा, ये एस्टर होगा। तो ये समूह आपको याद रखने हैं पहचान के लिए, आप पहचान सकते हैं। और नाम भी पूछेगा तो नाम भी आप बता देंगे।
ये एसिटल डिहाइड है, CHO एसिटल डिहाइड है, तो ये मैथिल अल्कोहल है। तो ऐसे आपको पता होगा ये अल्कोहल है, तो नाम भी आप बता देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। कुमाऊं हिमालय पूर्व पश्चिम विभाजन अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? यदि आप ध्यान से देखेंगे सिंधु और सतलुज नदी के, आप ये नहीं हो सकता, सतलुज और काली नदी, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना आपके याद होनी चाहिए, इनका कार्यकाल और इन किस मॉडल पर आधारित है ये आपके याद होना चाहिए। तो किस मॉडल पर आधारित है ये याद होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कार्यकाल तो आपके याद ही होना चाहिए। चलिए बताइए, योजना आयोग की स्थापना पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी? और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की शुभारंभ के साथ हुई थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो योजना आयोग की स्थापना पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना 1 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 अगस्त 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो आपको याद रखना है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, 15 मार्च 1950 को। अब ये पहला कार्यकाल लिखा हुआ है 1951 से 1956, दूसरा कार्यकाल क्या होगा? दूसरा पंचवर्षीय योजना बताइए, 1956 से 1961, और तीसरा 1961 से 1966। तीसरे के बाद अवकाश होगा, अवकाश 1966 से 69 तक का अवकाश होगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से, इसका कार्यकाल बताएंगे 69 से 74। और पांचवी पंचवर्षीय योजना बताएंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। पांचवी के बाद अनवरत योजना आएगी, रोलिंग एक्ट, रोलिंग भी बोलते हैं इसको, रोलिंग एक्ट। तो देखिए 1978 से 2 साल के ये होगी 1978 से 1980। अब 5 के बाद छठी बताइए, छठी 1980 से 85, 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, 1985 से 1990। और फिर अवकाश होगा 1990 से 92 तक, फिर अवकाश होगा 92। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना होगी 1992 से 1992 से कितनी होगी 1997। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना होगी 1997 से 2002। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। और फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 2017 ये सभी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए। और किस मॉडल पर आधारित है, यदि ये आपके याद है तो बिल्कुल अच्छा है, तो इनको भी याद कर लीजिए किस मॉडल पर आधारित है, और कार्यकाल आपके याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए इनका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? अब देखिए
जो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, उसमें ही ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक होगी। तो आप अपने दिमाग से सोचकर लगा सकते हैं ऐसे भी ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद इसका राइट ऑप्शन है। और इसमें कितनी संख्या है? 10,580। इसमें 118 दोहराए गए हैं। तो मूल मंत्र या मूल ऋचाओं की संख्या पूछे तो होगी 10,462। 118 घटाएंगे तो 10,462। अब देखिए, इसको लिखिए यजुर्वेद, वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम। और दो है कृष्ण यजुर्वेद, भाग इसके कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें 10 मंडल है, ये भी आपको पता होगा, ये तो आप जानते ही होंगे ये सब। अर्थवा वेद, ये जादू टोना वाला वेद है। अर्थवा वेद, जादू टोना, अर्थवा वेद। अब और ये सामवेद। सामवेद में बताइए कितने अध्याय हैं सामवेद में? इसमें 40 अध्याय हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, 40 अध्याय हैं। सॉरी, इसमें 20 अध्याय हैं, उसमें 40 अध्याय हैं। इसमें है 40 अध्याय, यहाँ लिखिए 40 अध्याय, इसमें है 20 अध्याय। चलिए इसको नोट करिए। उसमें मंत्र लिख लीजिए, इसमें भी लिख लीजिए 1810। 1810 इसमें मंत्र हैं। 261 दोहराए गए हैं, जैसे इसमें 118 दोहराए गए हैं, इसमें 261 दोहराए गए हैं, दोहराए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बस आपको टॉपिक देखना है। टॉपिक यदि आपने पढ़ रखा है टॉपिक तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़ा तो आप टॉपिक देखते ही क्वेश्चन का तुरंत टॉपिक पढ़ लीजिए। पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। वेद, चारों वेद आपके याद होने चाहिए। जो वेद में कितने मंत्र है, कितने श्लोक विश्लोक वगैरह सब आपके याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर गुजरती है? गोदावरी, बेतवा नदी। ये इसका राइट ऑप्शन है, बेतवा नदी। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन भी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद, ये क्वेश्चन आते हैं तो दोहराए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप, कौन सा ऑप्शन राइट है इन क्वेश्चन का, बताइए। शाद नोगक्रोम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बताएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो पीएच मान भी आपको याद रखने हैं। पीएच मान आपको सभी, जो कुछ इंपोर्टेंट पीएच मान है मैं बता दूंगा आपको, वो याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा मेघालय। मेघालय में शाद नोगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में लिखिए इंपोर्टेंट जो उत्सव है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बताएंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट उत्सव मनाए जाते हैं। यदि आपने पढ़े हो तो त्रिपुरा में कौन कौन से मनाए जाते हैं। होजगिरी और गरिया होजगिरी लिखिए। होजगिरी और लिखिए गरिया पूजा। ये इंपोर्टेंट है त्रिपुरा में। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बताइए, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से इंपोर्टेंट है। फ्लेमिंग सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्लेमिंगो।
फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और लुम्बिनी लिखिए, लुम्बिनी लिखिए, उत्तर प्रदेश में रामायण मेला, और श्रावणी मेला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये राइट होगा, मेघालय। तो ये आपको याद रखना है, मेले उत्सव आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो ये पीएच मान 7.4 किसका होता है, ये रक्त का होता है। याद रखेंगे आप, रक्त का पीएच मान 7.4। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये 10.4, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका राइट ऑप्शन है। 2.8 बताइए, 2.8 किसका होता है। 2.8 अल्कोहल का पीएच मान होता है, 2.8 अल्कोहल। और 6.4 बताइए, 6.4 ये दूध का पीएच मान होता है, 6.4। नींबू का लिखिए, नींबू का 2.2 होता है। तो ये पीएच मान आपको याद रखने हैं। चलिए, ये आपको मेले उत्सव मैंने पहले भी बताया था, इनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जिसने बिल्कुल अच्छे पढ़े हुए होंगे वो ये करके आ जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है। चलिए मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन आप खुद करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये एल्युमिनियम है, ये पूछ रहा है न तो धातु होना चाहिए और न ही अधातु। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। ये मैग्नीशियम है, ये जर्मेनियम है, और ये फास्फोरस है। फास्फोरस, फास्फोरस अधातु होती है, तो ये तो नहीं है। ये ये भी नहीं है, ना ये है। तो ये जर्मेनियम है, इसका राइट ऑप्शन ना ये है। तो ये न तो धातु है और न ही अधातु है। तो इसका राइट ऑप्शन ये है। आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे कौन सा है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, फिजिक्स जैसे क्वेश्चन आया तो आप ये प्रतिरोध दो गुना आर दो गुना हो रहा है तो ऊष्मा कितनी होगी ये बताना है। आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। और फिजिक्स का जो टॉपिक है आप रिवाइज कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके पास एक बुक होनी चाहिए, अच्छी बुक होनी चाहिए, और बुक से रिवीजन करिए, बुक से पढ़िए। जिसने पहले तैयारी की हुई है वो बुक से ही पढ़ता है। जो काफी समय से तैयारी करता हुआ आ रहा है ज्यादातर वह बच्चे बुक से ही पढ़ते हैं। तो आप भी बुक से ही पढ़िए, बुक से अच्छा होता है। बुक से बिल्कुल आपके टॉपिक क्लियर रहते हैं। 2-3 बार जब आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि अब माइंड में चीजें घुसने लगी है। जब तक आप वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो ही वीडियो देखते जाएंगे तो आदत पड़ जाएगी, ऐसी आदत नहीं डालनी है। तो बुक से पढ़ना है, अब बुक से तैयारी करते रहिए। और जो ऐसा नहीं है बिल्कुल वीडियो देखना बंद कर दीजिए, वीडियो देखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, अच्छे काम की वीडियो देखिए, जो अच्छे लगे आपको वे वीडियो देखनी है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन मैंने बताए इनके कंप्लीट टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। चलिए थैंक यू।